हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। जैसा कि हम सबको पता है, इंडिया पाकिस्तान इस समय जो है वॉर के सिचुएशन में है। ठीक है, डेस्केलेशन होने के चांस होते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। लगातार डेली पाकिस्तान उधर से जो है ड्रोन पे ड्रोन वो कर रहा है, इधर से इंडिया डिफेंड कर रहा है उसको, और इंडिया भी अपनी तरफ से सारे एफर्ट कर रहा है। हम सबको जैसा कि पता है 7 को क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर किया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से। ठीक है, और क्या किया गया था उसमें, जितने भी बॉर्डर एरिया के जो लोकेशंस थी, 9 लोकेशन थी जहाँ पे टेररिस्ट का, एक तरीके से कह सकते हो आतंकवादियों का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पे जो है अटैक किया इंडिया ने। प्रिसाइज अटैक थे ये, बिल्कुल मतलब परफेक्ट अटैक थे, सिविलियन को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब जब अटैक हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार क्या किया, सिविलियन को भी अटैक किया है, और वो वॉर में लगातार एक तरीके से कह सकते हो आग में घी डालने का काम कर रहा है रोज़। कल भी उसने यही किया, आज भी उसने किया। अब जब ये चीज़ लगातार होगी तो कंट्री में सिचुएशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोविज़न देता है, संविधान में ये लिखा है कि जब भी कुछ ऐसी वॉर की सिचुएशन हो तो देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इसको एजुकेशनल पर्पस से समझते हैं कि क्या होता है नेशनल इमरजेंसी, और उसमें क्या क्या राइट्स होते हैं हमारे पास, है ना, कैसे उसका जो है सॉल्यूशन है, इमरजेंसी कब तक सस्टेन कर सकती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। मेन पर्पस एजुकेशनल अवेयरनेस है। ठीक है, तो चलिए नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया की बात करते हैं। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन इमरजेंसी इज़ एन एबनॉर्मल सिचुएशन रिक्वायरिंग अर्जेंट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स बाय द स्टेट। इमरजेंसी क्या है, एक ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन से एक अलग सी स्थिति बन जाती है जिसमें अर्जेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ अलग से मेजर्स लेने पड़ते हैं देश को। ठीक है, उस सिचुएशन को इमरजेंसी बोलते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 352 में पता है नेशनल इमरजेंसी, 56 में प्रेसिडेंट रूल, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी क्या कहती है, आर्टिकल 352 कहता है प्रोवाइड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वॉर। ठीक, अगर वॉर हो गई है तब, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया हो, या आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, सेना ने विद्रोह कर दिया हो, इन सारे केसेस में आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप की। तो इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इवन बिफोर एन एक्चुअल थ्रेट मटेरियलाइज इफ़ द प्रेसिडेंट डीम्स इट इमिनेंट। मतलब इमरजेंसी उस केस में भी लगाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल थ्रेट ही हो। अगर प्रेसिडेंट को लगा, ठीक, प्रेसिडेंट ने अगर ये लगा कि भाई हो सकता है कि थ्रेट होने वाला हो, ठीक है, तो प्रिवेंशन के एंगल से इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक्चुअल इवेंट होना ज़रूरी नहीं है, इवेंट होने से पहले अगर शंका भी हो गई तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब आते हैं ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन। ठीक, कौन कौन सी कंडीशन है जब आर्टिकल 352 जो है किया जाएगा। तो लीगल अथॉरिटी के एंगल से बात करें अगर, तो आर्टिकल 352 परमिट्स डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। ठीक है, वॉर हो या बाहरी कोई एग्रेशन हुआ हो, ठीक है, या आर्म्ड रिबेलियन हो। एक्सटर्नल इमरजेंसी पे फोकस करते हैं क्योंकि अभी जो कंडीशन बन रही है वो इमरजेंसी की एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से जो इमरजेंसी लगती है ना, पूरा जो अभी माहौल बना हुआ उस हिसाब से एक्सटर्नल इमरजेंसी के चांस हैं। क्या कहता है, प्रोक्लेम्ड ड्यूरिंग वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन थ्रेटनिंग नेशनल सिक्योरिटी। जब नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो, कैसे, कोई वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी बात करते हैं इंटरनल इमरजेंसी की। ये कब होगी, या तो आर्म्ड रिबेलियन हो जाए कंट्री में, ठीक है, इंटरनल स्टेबिलिटी जो है वो हो जाए, तब इंटरनल इमरजेंसी लगेगी। प्रिवेंटिव एक्शंस की बात करें तो इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड प्रीएम्प्टिवली बेस्ड ऑन परसीव्ड थ्रेट टू नेशनल सेफ्टी। ठीक है, सो सीरियस बात है। प्रिवेंटिव एक्शन जो मैंने अभी बताया था कि राष्ट्रपति को अगर लग गया कि हो सकते हैं चांस कि स्थिति ख़राब हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक्सटर्नल इमरजेंसी की बात करें तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, फॉरेन पावर से कोई थ्रेट होगा तब ये लगेगी। इंटरनल अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक, इंटरनल अनरेस्ट हो जाए या आर्म रिबेलियन हो जाए। इंटरनल अनरेस्ट मतलब क्या, कि स्टेट और स्टेट के बीच में कुछ दिक्कत हो जाए, स्टेट और सेंटर में रिलेशन ख़राब हो जाए, ठीक, तो लगा सकते हैं। या आर्म्ड आर्मी हमारी जो है वो कर दे, ठीक है, रेबेलियन हो जाए, तब लगा सकते हैं इंटरनल इमरजेंसी। अब
उसके बाद कंकरेंट डिक्लेरेशन की बात करें तो मल्टीपल इमरजेंसीज ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स कैन बी डिक्लेयर साइमल्टेनियसली, मतलब नेशनल लगी है तो साइमल्टेनियसली दूसरी इंटरनल भी लगा सकते हो, फाइनेंशियल भी लगा सकते हो, ठीक, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि कैसी कंडीशन बनती चली जा रही है, ठीक। अब आते हैं प्रोसीजर पे कि अगर भाई इमरजेंसी लगानी है तो प्रोसीजर कौन से फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, और ये कैसा होगा अप्रूवल, मस्ट बी रेटिफाइड बाय बोथ द हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा इसको रेटिफाई करेंगे विद इन 1 मंथ ऑफ प्रोक्लेमेशन विद स्पेशल मेजॉरिटी। क्या चाहिए होगी हमें, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, और 1 महीने में इसको पास करना होगा। सेशन कंसिडरेशन की बात करें, मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो गई है बट अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो क्या होगा, अप्रूवल मस्ट अगर विद इन 30 डेज ऑफ न्यू सेशन, जो न्यू सेशन आएगा लोकसभा का, ठीक है, तो उसके 30 दिन के अंदर ही इस इमरजेंसी को पास करना पड़ेगा लोकसभा में विद राज्यसभा इंटरिम कंसेंट, राज्यसभा की कंसेंट के साथ। फिर नेक्स्ट आता है 6 मंथ रूल। ये क्या कहता है, ईच अप्रूवल अलाउज द इमरजेंसी टू रिमेन इन फोर्स टू फॉर 6 मंथ, मतलब जितनी बार अप्रूवल करोगे इमरजेंसी के लिए, ठीक है, तो वो 6 महीने बाद फिर से आपको दोबारा से अप्रूवल करना पड़ेगा सेम प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सटेंशन कर सकते हो ऐसा करके, मतलब हर 6 महीने पे इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाया जा सकता है, बस 6 महीने पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आते हैं सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है इमरजेंसी लग गई तो, ठीक। सो अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ओवरराइड। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, यूनियन कैन डायरेक्ट स्टेट्स ऑन ऑल मैटर्स, यूनियन क्या कर सकती है, स्टेट्स को सारे मैटर पे डायरेक्शन दे सकती है, ठीक। अंडरमाइनिंग फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, साइड में हो जाएगा और यूनियन के पास पावर चली जाएगी और वो सारे मैटर पर डिस्कस कर सकता है। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी की बात करें तो पार्लियामेंट जो है स्टेट के सारे सब्जेक्ट पे कोई भी लॉ बना सकता है, ठीक है, लेजिस्लेट कर सकता है। फाइनेंशियल रीअलाइनमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट में अल्टर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर इमरजेंसी लगी है तो मान लो किसी भी तरह का फाइनेंशियल कट करना है, मान लो सैलरी कम करनी है, ठीक है, या कोई भी पैसे से रिलेटेड मैटर है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बिना प्रेसिडेंट उस चीज़ को मतलब काट सकता है, सैलरी को या जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसमें कट कर सकता है। टेम्परेरी सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू बट देयर ऑटोनॉमी इज़ फंक्शनली कर्टेल्ड। स्टेट इंस्टीट्यूशंस तो कंटिन्यू करेंगे बट उनकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और पावर कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, स्टेट के पास, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली की बात करते हैं। इमरजेंसी लग गई तो लोकसभा और स्टेट असेंबली पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। सो लोकसभा एक्सटेंशन की बात करें तो पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड लोकसभा टर्म बाय 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है। पार्लियामेंट लोकसभा का टर्म 1 साल, एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकती है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। सेम चीज़ स्टेट असेंबली के केस में भी हो सकती है। तीसरी चीज़ क्या होगी, नो फ्रेश इलेक्शन, जो नॉर्मल साइकिल होता है ना इलेक्टोरल का, वो सस्पेंड हो जाता है जब इमरजेंसी लगी होती है। फिर पोस्ट इमरजेंसी एजम्पशन की बात करें तो ऑल एक्सटेंशन सीजेस 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी रिवोकेशन, मतलब इमरजेंसी जैसे हटी उसके बाद 6 महीने के अंदर जितने भी इमरजेंसी के टाइम जो कुछ भी हुआ था, ठीक है, वो क्या होगा, वो सारा रिवोकेशन हो जाएगा, सब सीज़ हो जाएगा। जो भी रूल बनाए गए थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे 6 महीने बाद। अब आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 358 की बात कर देते हैं। 358 क्या कहता है कि जैसे ही इमरजेंसी लगेगी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से आर्टिकल 19 क्या होगा, ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक, प्रोफेस, एक जगह पे एसोसिएशन फॉर्म करना, ये अपने आप क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। 359 क्या कहता है, प्रेसिडेंट में सस्पेंड राइट टू इन्फोर्स अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 20 एंड 21, मतलब 20 और 21 तो एप्लीकेबल रहेगा लेकिन बाकी जितने राइट हैं उनकी इन्फोर्सिबिलिटी ख़त्म कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है, कि उनको आप जाके ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और कहो हमारा आर्टिकल 32 में रिट का प्रोविज़न है, हमारे राइट का वायलेशन हुआ है तो हमें न्याय दो इसके खिलाफ, तो ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती। जुडिशियल रिडेस जो मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 32 जो लिखा है नागरिकों को दिया गया है रिट जुरिस्डिक्शन वाला, वो आप यूज़ नहीं कर सकते कि भाई नेशनल इमरजेंसी के टाइम हमारे राइट्स का वायलेशन हुआ था, अब जाके तुम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हो, तो ये नहीं पॉसिबल है। फिर इंटरनल इमरजेंसी एक्सेप्शन की बात करें, इंटरनल इमरजेंसी अगर लगी है तो उसका एक एक्सेप्शन याद रखना, आर्टिकल 19 नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड फॉर आर्म्ड रिबेलियन इमरजेंसीज। अगर आर्म्ड रिबेलियन इमरजेंसी लगी है, ठीक, सेना की वजह से लगी है तो आर्टिकल 19 का सस्पेंशन नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना।
अब अगर इमरजेंसी को हटाना है, ठीक, तो क्या प्रोविज़न है। पहला, प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी की बात कर लेते हैं, ठीक। इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम वाया फ्रेश प्रोक्लेमेशन, ठीक, फ्रेश प्रोक्लेम करेगा राष्ट्रपति और इमरजेंसी हटा देगा। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, हटाने की। एक्सपायरी की बात करें, मान लो इमरजेंसी को एक्सटेंड नहीं किया, जो 6 महीने का क्लॉज होता है ना कि हर 6 महीने पे स्पेशल मेजॉरिटी से तुम इमरजेंसी को बढ़ा सकते हो, अगर वो चीज़ नहीं की जा रही तो अपने आप 6 महीने बाद इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की बात करें, एनी रिवोकेशन रिलेटेड एक्शन मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस। कोई भी रिवोकेशन होगा इमरजेंसी का, सो क्या होगा, बोथ द हाउसेस में उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में बात करी जाएगी। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, भाई क्या लेसन मिलेंगे हमें। बैलेंस कैसे करोगे डेमोक्रेसी और इमरजेंसी को, तो कैसे, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट के एंगल से बात करें अगर, तो कह रहा है फ्रीक्वेंट रिन्यूअल्स एंड ट्रांसपेरेंसी चेक्स गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर। क्या मतलब हुआ इसका, कि जब 6 महीने पे बार बार अप्रूवल चाहिए होगा ना स्पेशल मेजॉरिटी का, तो इससे क्या होगा, इससे लोगों की राय पता चलेगी कि लोग एग्री हैं कि नहीं हैं, ठीक, सहमति है भी या नहीं है कि, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं करी जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव है वो नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट क्या मिल के बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये समझ लो तरीके से चेक्स एंड बैलेंस के लिए 6 महीने का क्लॉज डाला गया था कि पावर बैलेंस में रहे। फेडरल रेजिलियंस की बात करें तो टेम्परेरी सेंट्रलाइजेशन मस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो टेम्परेरी सेंट्रलाइजेशन होता है इसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, ऐसा नहीं कि वो मनमाना कुछ भी करने लगे। फिर सिविल लिबर्टी की बात करें तो प्रिजर्वेशन ऑफ कोर राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 एम्फेसाइज ह्यूमन डिग्निटी इवन इन क्राइसिस। 20 और 21 को सस्पेंड इसलिए नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करता है कि क्राइसिस भी है तो भी आपके 20 और 21 आर्टिकल क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। इंस्टीट्यूशनल विजिलेंस की बात करें तो जुडिशरी एंड सिविल सोसाइटी मस्ट रिमेन अलर्ट टू रिस्टोर नॉर्मेलिटी पोस्ट इमरजेंसी, ठीक। इमरजेंसी एक बार ख़त्म हो गई तो उसके बाद नॉर्मल सिचुएशन को रिस्टोर करने के लिए जुडिशरी को और सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि इमरजेंसी ख़त्म हो गई फिर भी डिसरप्शन चल रहा है देश में, ठीक। सो ओवरऑल ये मेथड मैंने बताया इमरजेंसी के बारे में, मेरा मतलब बस यही था समझाने का इसको कि जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा एजुकेशनल एंगल से समझ लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी होती क्या है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक